हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रश्न आयुष की ये स्ट्रेटजी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GS1 में ज्योग्राफी सेक्शन को कैसे हम एड्रेस करेंगे, इसकी प्रॉब्लम जो भी इसका कंटेंट है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें कवर करनी चाहिए। तो बेसिकली पूरा वीडियो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक में हम सिलेबस डिकोड करेंगे, क्या क्या पोर्शन हम कवर करते हैं, और दूसरे में हम अपने रिसोर्सेज को खंगालेंगे कि हम क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सिलेबस मेंशन है हमारा GS1 में, फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड है इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इंडस्ट्रीज़ है, देन आपका कुछ है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, और ओशियानिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड पोटेंशियल। एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी का एक पोर्शन है, दूसरा है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसमें जनरली हम माइग्रेशन के बारे में एक क्वेश्चन आता रहता है हमारा। देन फ्रंटियर बाउंड्रीज विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये एक पोर्शन है। और एक पोर्शन आपका पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इसमें अर्बनाइजेशन है, स्मार्ट सिटीज़ हैं, स्मार्ट विलेजेस हैं। ठीक है, इसके लेके क्वेश्चंस आते हैं जनरली। ठीक है, अब ये बात जाननी ज़रूरी है, जब से GS5 और 6 आपका सेपरेट पेपर हो गया यूपी स्पेसिफिक, तो हमारा ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, सेक्शन का जो वेटेज है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, लास्ट ईयर इसमें इस पोर्शन से अराउंड 8 क्वेश्चंस आए थे, मींस आपका 40% ऑफ कंटेंट लास्ट ईयर आया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 35% ऑफ पेपर होगा आपका मेंस का, वो यहाँ से कवर होगा। 35 यहाँ से होगा, 35 के अराउंड हिस्ट्री हो जाएगा, 30 के अराउंड आपका सोसाइटी हो जाएगा। इसी 3% में पूरा पेपर रिवॉल्व करता रहेगा आपका बिटवीन ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ठीक है, तो किसी में से 35 आ जाएगा, किसी में से 30 आ जाएगा। इसी के अराउंड मीन्स आपको, अगर आप ज्योग्राफी सेक्शन तैयार करेंगे तो आपके अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिलेबस डिकोड किया है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आप ये चीज़ें पढ़ने से पहले जो आगे मैंने डिकोडिंग की है, उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है, फिजिकल ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ेंगे तो NCERT की जो 11th की बुक है वो मस्ट रीड है। ठीक है, उस बुक को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सिलेबस जो भी है ये पूरा उस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी है, जहाँ पे हम अर्थ से जुड़ी चीज़ें, फिर ओशियन से जुड़ी चीज़ें, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है। आप जब उस बुक को खोलेंगे तो आप चैप्टर वाइज हर चीज़ वहाँ पे दी हुई है। तो लैंडफॉर्म है, एवोल्यूशन है, जोग्राफिकल टाइम स्केल, ये सब उसमें दिया हुआ है। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, ये आपका NCERT, मतलब आपका फिजिकल ज्योग्राफी जो है प्रीलिम्स के लिए तो पूरा का पूरा आपका कहाँ से तैयार हो जाएगा, NCERT से, ये जो 11th की बुकलेट है। ठीक है, उसमें बहुत सारा पोर्शन फैक्चुअल के लिए हम लोग और NCERT करेंगे, वो भी नीचे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। इसके अलावा मेंस का फिजिकल का जो पोर्शन है, जैसे अर्थक्वेक कैसे आते हैं, कहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुनामी से रिलेटेड पॉइंट हो गया। ठीक है, आपका देन इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। देन आपका दूसरा पोर्शन क्या है, ओशनोग्राफी, इसका भी एक चैप्टर है, वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये सब पॉइंट को हम नहीं ज़्यादा डिटेल में बता सकते, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, ठीक है, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये सब वहाँ पे जब आप चैप्टर देखेंगे ओशनोग्राफी का, ठीक है, ओशन करके चैप्टर है, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी दी हुई हैं, जैसे सैलिनिटी ऑफ ओशन दिया हुआ है। ठीक है, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सब वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक पोर्शन आपका क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी आ जाएगा, जिसमें ये अर्थ से जुड़ी चीज़ें, अर्थक्वेक आ जाएगा, लैंडफॉर्म्स आ जाएंगे, देन ओशनोग्राफी आ जाएगा, जहाँ पे हमारा ओशन फ्लोर और ओशन से जुड़े जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो भी जोग्राफिकल इवेंट्स उससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वो आएगा। देन क्लाइमेटोलॉजी, ये इसका भी एक चैप्टर वहाँ पे दिया हुआ है, उसमें अर्थ एटमॉस्फेयर की बात होती है, यहाँ पे कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, इसकी बात होती है, सोलर रेडिएशन, ये भी वहाँ पे मेंशन है, वर्ल्ड क्लाइमेट है,
एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम है। ठीक है, इससे जुड़े क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन इसको जानना जरूरी है। वर्ल्ड क्लाइमेट से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम आपको उस एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ लेते हैं वो इनकम्प्लीट है, या फिर आप बिना एनसीईआरटी को पढ़े अगर आप इस पोर्शन को कवर करने जाते हैं तो आप अपना जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, ठीक है, वो नहीं डेवलप कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक, देन आपका सॉइल ज्योग्राफी है, इसमें आपका सॉइल एंड सॉइल कंटेंट है। देन आपका प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है एंड सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स हैं। सॉइल और ये आपका एनसीईआरटी की एक तो ये बुक है, और एक फिजिकल इन्वायरमेंट करके एक बुक है जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी की बात होती है। ठीक है, उस बुक में आपको सॉइल वाला चैप्टर मिल जाएगा। यहाँ पे भी मिल जाएगा, पर वो इतना अच्छा नहीं दिया है कि इस आपके जो मेंस का कंटेंट है या जो डायरेक्ट इस पेपर की डिमांड है उसको डायरेक्ट कवर करे। ठीक है, दिया वहाँ भी है फॉर्मेशन को लेके, लेकिन जो इंडियन ज्योग्राफी की जो बुक है एनसीईआरटी की, वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से कवर होगी। ठीक है, देन आपका ये पोर्शन हमारा पहला कवर हो गया, सेलिएंट फीचर्स। देन आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की रिसोर्सेज। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात है, इसमें लैंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न, डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, ये हो गया। देन आपका ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, ये सब रिसोर्सेज के पार्ट हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कॉज ऑफ डिप्लीशन, ये हो गया। देन वाटर रिसोर्स है आपका, तो आप यहाँ पे आपका मैरीन वाटर है, फ्रेश वाटर है, वाटर स्कैरसिटी है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में क्रॉपिंग पैटर्न आपको पढ़ना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन टू इकॉनमी पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये पोर्शन थोड़ा सा आपका GS3 में कवर हो जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न है, टाइप ऑफ फार्मिंग है, लेकिन यहाँ भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा रिसोर्सेज की बात होगी तो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज आने ही आने हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल में मेनली आपका जो भी कोल है और पेट्रोलियम है वो सब आ जाएगा। नॉन कन्वेंशनल में जैसे अभी आपका विंड हो गया, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। हाइडल हो गया, ये सब नॉन कन्वेंशनल में है। ठीक है, देन आपका अकरेंस हो गया, कंजर्वेशन हो गया, मेनली क्लासिफिकेशन है, साथ ही साथ आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो पोर्शन यहाँ पे करना जरूरी। इसके अलावा कंजर्वेशन, अकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस, नॉन फेरस है। हालांकि इससे जुड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन प्री में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। इसकी डिकोडिंग इस तरीके से की है कि प्री का भी पोर्शन ना छूटे। ठीक है, इसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सेक्टर्स इंक्लूडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, सॉरी वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोकेशन ऑफ वेरियस जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के उससे रिलेटेड, जैसे प्राइमरी सेक्टर है आपका, सेकेंडरी है, टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, तो डिफरेंट प्राइमरी में एग्रीकल्चर से जुड़ा पार्ट हो गया, सेकेंडरी में जो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जुड़ा पार्ट हो गया, टर्सरी में जनरली जैसे IT सेक्टर है वो हो गया। तो ये ब्रॉडली जो डिवीज़न है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर का, उससे जुड़े हुए जो डेवलपमेंट या लोकेशन को लेके जो चीज़ें होती हैं उसका क्लासिफिकेशन, और उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए जो उस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन बेसिस ऑफ, तो ये आपका जो मेनली फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो इंडस्ट्री के इवॉल्व होने के, इस्टेब्लिशमेंट के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो उनको लेके जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, मार्केट है, कैपिटल है, लैंड है, ग्रांट एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, वाटर है, कम्युनिकेशन है। अब देखिए ये जो पोर्शन दिया हुआ है, अगर आपको ये याद रहे एग्ज़ाम में, तो कोई भी इंडस्ट्री आती है अगर, तो आपको इस पैरामीटर पे उसको एड्रेस करना है। ठीक है, अगर पूछ लेता है कि जैसे शुगर केन इंडस्ट्री जो है, ठीक है, ये आपकी साउथ में ज़्यादा है या महाराष्ट्र में क्यों ज़्यादा है, तो आप इसी पे आप यहाँ पे ये जो कंपोनेंट दिए हुए हैं अगर ये आपको याद है तो इसमें इन्हीं पैरामीटर पे आप जज कर देंगे। जैसे लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है, फिर आपका कैपिटल की क्या अवेलेबिलिटी है, सरकार की स्कीम हो गई, मार्केट तो ऑलरेडी है ही है, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मार्केट है, बाकी आसपास में भी काफ़ी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन नहीं लगा है तो मार्केट हो गई। ठीक है, देन आपका लेबर की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी
लेबर जो माइग्रेट होता है यूपी बिहार से, वो वहाँ लेबर अवेलेबिलिटी, लैंड वहाँ पे हाई है महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव में गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पावर की अवेलेबिलिटी हाई है वहाँ पे, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स पे आप जज कर देंगे तो किसी भी जो इंडस्ट्री की लोकेशन या इस्टेब्लिशमेंट के पीछे के रीज़न पूछता है तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप एग्जैक्टली उसको एड्रेस कर देंगे। बस ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 3 चीज़ें आपको कुछ पार्ट तो कंपलसरी और सब में आता है, जिसको LMC लैंड लेबर, इसको लैंड बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, ठीक है, मार्केट बोलते हैं, एंड देन C फॉर कैपिटल, ठीक है। तो ये LLMC जो है ये किसी भी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए मस्ट है, मतलब इन 4 पैरामीटर्स को आपको हमेशा लिखना है। अब इसके बाद बाकी चीज़ आएगी, जैसे टेक्नोलॉजी का पार्ट आ गया, ठीक है, या फिर आपका ट्रांसपोर्ट का, पावर का पार्ट आ गया, ठीक है, वो सब बात की चीज़ें, लेकिन ये 4 चीज़ें मस्ट हैं। इनके बेसिस पे लोकेशन किसी भी इंडस्ट्री की डिसाइड होती है, लैंड लेबर मार्केट कैपिटल, ठीक है। तो ये आपको एक रफ आइडिया दिया हुआ है यहाँ पे, और इसी के बेसिस पर अगर किसी भी इंडस्ट्री, जैसे नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील, IT, कॉटन, टेक्सटाइल की बात है, तो आप इन्हीं पैरामीटर्स पे इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो एक ये होगा। इसके अलावा एग्लोमरेशन एंड फूड लूज इंडस्ट्री, मतलब फूड लूज मतलब जहाँ पे वेट जो है काफ़ी ज़्यादा लूज होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो काफ़ी ज़्यादा वेट लूज होता है, तो वो आपका हो जाएगा। एग्लोमरेशन मतलब क्लस्टर में, मतलब एक बड़ा रीजन है, आसपास छोटे से, जैसे तमिलनाडु में हो गया, ठीक है, पुणे का रीजन हो गया, जैसे इंडस्ट्रियल रीजन्स आजकल डेवलप किए जाते हैं। तो रीजन का मतलब एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अगल बगल, जैसे अहमदाबाद हो गया, ठीक है। तो ये आपका मेन पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन UPSC में अक्सर आता है, यूपी में एक आधा आता रहता है अल्टरनेट ईयर्स में। देन आपका है जियो फिजिकल फिनोमेना, इससे क्वेश्चन मस्ट है, आना ही आना है, या तो अर्थक्वेक से आएगा, या तो सुनामी से आएगा, या तो वोल्केनिक, मतलब ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, 4 में से 2 चीज़ें अक्सर कवर कर लेते हैं, एक मस्ट है, ठीक है। एक से तो पूछेगा ही पूछेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्थक्वेक को सेग्रीगेट कर दिया हमने यहाँ पे। अर्थक्वेक में अर्थशेक और अर्थक्वेक वेव्स हैं, शैडो जोन्स हैं, टाइप क्या है, मेज़र कैसे करते हैं, इफेक्ट क्या है, ठीक है। ऐसे सुनामी है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सुनामी, मिटिगेट देवे। तो इसमें इस सब चीज़ों में एक चीज़ ज़्यादा जानना ज़रूरी है, जब भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल फीचर्स, देयर लोकेशन, चेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफी इंक्लूडिंग वाटर बॉडी, आइस कैप, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स मतलब जब भी अर्थक्वेक तो उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन कहाँ पे, जैसे रिंग ऑफ फायर्स की बात होती है, जब वर्ल्ड मैप आप पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ रिंग ऑफ फायर्स की बात, तो रिंग ऑफ फायर्स के अराउंड में अर्थक्वेक या इस तरीके के जो जियो फिजिकल फिनोमेना है, इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी प्लस इंटेंसिटी दोनों ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको इसमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ेंगे अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनो है, साइक्लोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, इनके फीचर्स पढ़ लेंगे, लोकेशन पढ़ लेंगे, और बाकी जो हाउ का कॉन्सेप्ट है, कैसे ये होते हैं, इनके पीछे के कॉज क्या है, ठीक है, उसको आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फीचर्स और लोकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पर्टिकुलर जब आप जियो फिजिकल फिनोमेना को वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो इसको आप इस तरीके से, अगर स्पेसिफिक कॉज नहीं पूछा गया है, अगर कॉज पूछा तो सिंपल बता दें कैसे होता है, ठीक है। अगर नहीं पूछा गया, नोट लिखने को आया, तो ये सब चीज़ें डालें, कॉज, ठीक है, लोकेशन, फीचर, ठीक है, ये हर चीज़ उसमें आएगी आपकी। ऐसे ओशन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, पोटेंशियल, ठीक है। एंड अब एक चीज़ इसमें ज़रूरी है जानना, जैसे ओशन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, जो ओशन रिसोर्सेज हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में जो भी आपके बायो से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे आपका कोरल लीव्स हो गए, ठीक है, जो आपका फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, सी में जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो सी फॉरेस्ट जो है वो हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट आपको बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा, तो इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है आपका,
ठीक है। एबायोटिक में तो चलिए कोई बात ही नहीं है, एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर लेंगे, जो मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं उनकी बात हो जाएगी। लेकिन जब भी ओशन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड पोटेंशियल की बात आएगी तो आपको दोनों एस्पेक्ट को हमेशा पढ़ना है। ठीक है, साथ में इसमें ये चीज़ कवर करनी ज़रूरी है। हालांकि ये ऊपर अभी हमने यहाँ पे ओशन से जुड़ा पोर्शन था जहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, तो वो पोर्शन तो है ही इम्पॉर्टेंट, उसी से जुड़ा ओशनोग्राफी का जो पोर्शन था वहाँ पे मैंने बताया था। अब ये जो पोर्शन है उसी से क्लब करके करेंगे। यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ओशन रिलीफ मैंने बता दिया, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, ओशन करंट है, इससे जुड़ा क्वेश्चन आता ही आता है, ये ओशनोग्राफी में भी आ जाएगा। देन आपका सैलिनिटी का पार्ट बताया मैंने, कोरल ब्लीचिंग हो गया, ठीक है, मैराइन पोल्यूशन हो गया, ये सब आपके रिसोर्सेज और उनसे जुड़े हुए थ्रेट हैं, या पोटेंशियल का पार्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल के साथ साथ जो रिसोर्सेज के से एसोसिएटेड थ्रेट है वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ कोरल ब्लीचिंग है, मैराइन पोल्यूशन है, ये सब आपका आ जाएगा। सी लेवल चेंज तो क्लाइमेट चेंज की बात आ जाएगी आपकी। ठीक है, इससे जुड़े हुए आपके जो यूएन क्लॉज है उसकी बात आ जाएगी। तो यूएन लॉज ये सब पॉइंट हो, ये हालांकि यूपी पीसीएस में इससे जुड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यूपीएससी में तो आ चुका है क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन हो गया। साथ में ब्लू इकॉनमी पता ही है, पूरे जो सी से जुड़ी जो इकॉनमी है, ठीक है, वो ब्लू इकॉनमी के अंदर में कैटेगराइज की जाती है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे जुड़े चैलेंजेस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लू इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हमारी इकॉनमी में को बूस्ट देने के लिए। अक्सर ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट देने की बात की जाती है। तो ब्लू इकोनॉमी को जब बूस्ट देने की बात होगी तो ये पोर्शंस आपको, ये पॉइंट इसके अंडर में आने चाहिए आपका। ठीक है, देन आपका आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें जनरली क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है वो, इसमें जनरली डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, जैसे रेट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, इसके बाद आपका रेट ऑफ ग्रोथ के साथ साथ जैसे और भी फैक्टर्स हैं, आईएमआर है, एमएमआर है, जो हेल्थ से जुड़े फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका माइग्रेशन का पोर्शन है, इसी में आ जाएगा, नहीं तो नीचे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका रेट ऑफ ग्रोथ, इसके साथ साथ आपका जो यहीं पे डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको कवर करना पड़े। हालांकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आप सोसाइटी वाले में पढ़ते हैं, लेकिन ये यहाँ पे भी आप इसको कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पॉपुलेशन, स्पेसिफिकली पॉपुलेशन आपका सोसाइटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब लोगों की आदत पड़ चुकी है उसको सोसाइटी के अंदर में। वो पोर्शन किसका है, वो जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है वो है ये। ठीक है, पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ, पॉपुलेशन से जुड़ा जो भी क्वेश्चन आता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी पर। वहाँ पे क्या है कि जैसे पावर्टी पढ़ते हैं हम लोग, या अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, या कोई भी सोशल इशू पढ़ा, तो वहाँ पे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कॉज होता है। ठीक है, हमेशा जब भी कोई इशू, अगर आप सोशल इशू पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई कॉज रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे भी इसको बताया जाता है। हालांकि आपको पॉपुलेशन इन इंडिया में जब भी आएगा तो जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं उसमें डेमोग्राफिक ट्रेंड, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, जो मैंने आईएमआर एमएमआर है, माइग्रेशन है, पैटर्न है उसके जुड़े हुए, वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा फिर जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात हो रही पॉपुलेशन इन इंडिया से, वो आपको जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, फिर डेमोग्राफिक आपका डिजास्टर है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या इम्पैक्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ को कई बार कहा जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी क्या है, एक कई बार कहा जाता है एक अपॉर्चुनिटी है, और कई बार कहा जाता है एक डिजास्टर है। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट आपको पढ़ने, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से डिजास्टर है, वो सब पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देन आपका माइग्रेशन का पार्ट है। माइग्रेशन में जनरली आपका जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो माइग्रेशन पैटर्न पे बन सकता है। ठीक है, कि रीजन्स में आप माइग्रेशन पैटर्न की बात करिए, बताइए। ठीक है, तो वहाँ पे आप वर्ड से एसोसिएट करेंगे, तो इसके लिए आपको डायस्पोरा वाला जो डेटा है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे आप डायस्पोरा इससे जुड़ा डेटा देखेंगे तो यूएसए से की बात करेंगे, यूरोपियन रीजन की बात करेंगे, एशियन की बात करेंगे, देन आपका अफ्रीकन रीजन की बात करेंगे, तो एक पैटर्न वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर उसमें एक है स्किल्ड
अनस्किल्ड, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो माइग्रेशन में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बताई। पॉपुलेशन का बता दिया, ऐसे ही माइग्रेशन में ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है आपका, दो चीज़ें होती हैं माइग्रेशन में, इंट्रा और प्लस इंटर, ठीक है। तो इंटर मतलब कि इंट्रा विद इन कंट्री, ठीक है। इंट्रा विद इन कंट्रीज, बिटवीन द कंट्रीज बोलना चाहिए, और इंटर मतलब विद इन द कंट्री, ठीक है। तो हमारा ऐसे ही सिमिलर अगर स्टेट की बात हो जाएगी तो विद इन द स्टेट रूलर से अर्बन कैसे हो रहा है, अर्बन से रूलर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो पैटर्न आप आइडेंटिफाई करेंगे, और बिटवीन द स्टेट का पैटर्न भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, और उसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये जो माइग्रेशन का से जुड़ा डेटा है ये आपका प्री में भी यूज़फुल है, ठीक है। प्री में भी एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये इसका सोर्स है, जो आप सेंसस ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वहाँ पे डेटा रहता है, वहीं पे हर चीज़ का डेटा अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसी के साथ मतलब जहाँ भी सेंसस ऑफ इंडिया में जहाँ के भी नोट्स पढ़ेंगे वहाँ पे माइग्रेशन से जुड़ा डेटा अवेलेबल कराते हैं। जो भी बुक से पढ़ेंगे या कहीं भी कोई भी सोर्स फॉलो करेंगे, वहाँ पे जब आप पॉपुलेशन का चैप्टर कर लेंगे तो उसके बाद या उससे जुड़े हुए में भी माइग्रेशन का चैप्टर आएगा, ठीक है। देन आपका एक अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेज, ये यूपीएससी में ये पोर्शन नहीं है। अर्बनाइजेशन तो खैर आपका कहाँ पे आ जाता है, सोसाइटी वाले पोर्शन में भी आप अर्बनाइजेशन या उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स या फिर पैटर्न वो सब पढ़ लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया। तो अर्बनाइजेशन ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन है करना है आपको, क्या प्रोस्पेक्टिव से पूछा गया वो एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करेगा। देन आपका स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट विलेज, ठीक है, इससे जुड़े भी क्वेश्चन आ चुके हैं यूपी में, तो ये भी आपको पढ़ना भाई। ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। पर टाइप्स एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, टाइप्स एंड पैटर्न, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस, ठीक है। ह्यूमन माइग्रेशन मतलब ये फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक ये अच्छा। एक इसमें रिफ्यूजी वाला पॉइंट है जो जिसका क्वेश्चन अभी बहुत रेगुलर नहीं पर लास्ट टाइम आ चुका है। तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर रिफ्यूजी सेटलमेंट की बात यूपी के से जुड़ा कुछ है तो उसको भी पढ़ेंगे। हालांकि अब यूपी से स्पेसिफिक क्वेश्चन तो बहुत नहीं आने की उम्मीद है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया आने की उम्मीद बिल्कुल है, क्योंकि रोहिंग्या वाली क्राइसिस हमेशा साल में 2-3 बार न्यूज़ में आती रहती है, ठीक है। तो वो रिफ्यूजी वाली प्रॉब्लम वो हम एसोसिएट करेंगे, मेंशन करेंगे यहाँ पे। मतलब जो भी है आपका, जो भी अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन आपको मैंने बता दिया स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर 2018 से 2023 में 5 साल में ये 3 बार से 4 बार आ चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखा जा रहा है कि जो स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट विलेजेस की चीज़ का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी स्मार्ट सिटीज़ अक्सर न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि स्मार्ट सिटीज़ जो पूछे गई हैं उनके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। एक बार तो ये पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट विलेजेस के बीच की इंटरलिंकिंग, ठीक है। तो इसकी स्मार्ट सिटीज़ के लिए स्मार्ट विलेज कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो भी लेबर की रिक्वायरमेंट है, पेरिफेरल स्पेस में जो भी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, वो सब कहाँ से पूरी हो पाएंगी, रॉ स्मार्ट विलेजेस से पूरी हो पाएंगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जनरली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली यूपी में स्मार्ट सिटी के बारे में जब भी पढ़िए तो उससे जुड़े हुए फीचर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्यों इसको स्मार्ट सिटी बना रही है सरकार, ठीक है। तो जो भी उसके पास फीचर्स हैं, पॉपुलेशन है या जो भी फीचर हैं वो आप वहाँ पे कोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिकोडिंग हो गई, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो भी पॉइंट मेंशन किए हैं इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू दिखा सकता हूँ।
ओशन आर स्टोर हाउस ऑफ द रिसोर्सेज, तो मैंने भी बताया आपको एबायोटिक में आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और एबायोटिक में आप डिवाइड करके दोनों के रिसोर्सेज लिख दीजिए, किसमें क्या आता है किसमें क्या आता है, तो महासागर संसाधनों का भंडार है, वहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, तो ये सॉइल प्रोफाइलिंग वाला जो चैप्टर है, ठीक है, जहाँ पे आप सॉइल प्रोफाइल की बात होती है, जहाँ टाइप ऑफ सॉइल भी आती है, तो वो वहाँ पे सॉइल प्रोफाइल का मतलब ये है कि मिनरल्स की क्या अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता क्या है उस सॉइल में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्ले, तो ये आपको क्वेश्चन आपका सॉइल जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है वहाँ पे मिलेगा। जो आप फिजिकल ज्योग्राफी की जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी सॉइल से जुड़ा हुआ चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी लेयर दी होती हैं ABCDE करके, ठीक है। तो वो पढ़ना पड़ता है कि कहाँ की लेयर, मतलब वो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो जब आप उसको आइडिया होगा, तो आप जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सॉइल वाले चैप्टर को, तो अच्छा कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए, NCERT की बुक, अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझना है तो NCERT की बुक को पढ़ना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी उसी NCERT की बुक से डेवलप हो जाएगी। अदरवाइज नोट्स में भी कुछ नोट्स हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप वहाँ से करना चाहें वहाँ कर लें, लेकिन सजेस्ट मैं करूँगा कि NCERT की बुक ज़रूर करें, ठीक है। अगर बेसिक लेवल की नहीं करनी तो 11th क्लास वाली तो ज़रूरी करनी है, ठीक है। देन इसके बाद आप ये देखिए, रोहिंग्या रिफ्यूजी की प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, जिसके अभी बात हो रही थी। देन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, अंडमान निकोबार। देन आपका डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया, तो इंटरनल मतलब ये मैंने अभी आपसे इंटर और इंट्रा की बात की ना, ठीक है, विद इन द कंट्री की बात की, तो विद इन द कंट्री का इंटरनल, ठीक है। तो कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखिए, आप जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें सेग्रीगेट किए हुए हैं ऊपर मैंने, ठीक है। आप उतना पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चंस मेंस का फंसना ही फंसना है, ठीक है। उसको आप सेग्रीगेट मैंने कर दिया है। वो टॉपिक जब पढ़िए आप ज्योग्राफी में, तो वो टॉपिक आप मत छोड़िए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही होगा टॉपिक, लेकिन इसमें जितने टॉपिक दिए हुए हैं इसमें 95% क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे आराम से इन टॉपिक्स से। बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ेगा ही, जो आपको पढ़ना ही है, तो वहाँ से कुछ टॉपिक हो सकता है, कुछ नए टॉपिक आए, इमर्जिंग टॉपिक आए जो करंट अफेयर्स के थ्रू पूछ लिए जाएँ, ठीक है। देन आपका एल नीनो, साउथ ईस्ट मानसून, ठीक है, ये भी आपका दिया हुआ है, तो इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक में भी है। देन आपका फिजिकल वाली में भी इसका मेंशन है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। देन आप साइक्लोन की बात मैंने की यहाँ पे, वो हो गया। देन इंडिया मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो भी पोर्शन मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है। यहाँ पे एक पोर्शन एटमॉस्फियर का था, क्लाइमेटोलॉजी का था, ठीक है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी में जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम है, यहाँ पे आपका एल नीनो, ला नीनो, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स में, ठीक। ये आपका और बुक में मेंशन है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लेंगे जितना इसमें मेंशन किया हुआ है उसी से, उसमें जैसे पोर्शन तो क्या बहुत कुछ है, ठीक है। जब आप बुक भी खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो पॉइंट इसमें मेंशन किए हुए हैं उसको आप पढ़ लें और अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है। वो आपको मेंस के लिए उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन आपका ये 2022 के क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, वेदर से ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रूरल सेटलमेंट पैटर्न है, ठीक है, जो ऊपर सेटलमेंट पैटर्न की बात हुई। देन अर्थक्वेक बेल्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन आप देखेंगे सब ऊपर मैंने बताया वहीं से आपका कवर होगा, ठीक। तो ये आपके बेसिकली जो PYQs को यहाँ कंपाइल किया गया है, ठीक है, अलॉन्ग विद द ईयर वाइज कंपाइलेशन कर दिया है मैंने, ठीक है। हालांकि मैंने चैप्टर वाइज नहीं किया है, लेकिन ईयर वाइज, क्योंकि चैप्टर वाइज करें तो और टाइम टेकिंग हो जाता है प्रोसेस इसको बनाने का, स्लाइड को बनाने का। तो ये मैंने पूरा ये 2018 से लेके 2023 तक कंपाइल कर दिए हैं, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ ये देखेंगे, लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन है, इसके पहले 2022 में 5 क्वेश्चन आए, क्योंकि उस समय यूपी का पोर्शन एडेड था, इसलिए 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे आते थे। ये एक और साल था जहाँ पे 1 2 3 6 क्वेश्चन आए थे, हालांकि एक इसमें यूपी का भी क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप देखेंगे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पहले आता था। चूँकि यूपी का पोर्शन GS 5-6 में चला गया, तो इसलिए उम्मीद हम करेंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो हमें इसलिए प्रिपेयर रखना है। जो भी पॉइंट आपको बताए हैं ऊपर, उसको आप ज़रूर अपने आंसर में मतलब अपना जो कवरेज है, ठीक है, उस कवरेज में उसको आप इंक्लूड करिए। ठीक, ये हो गया। देन थोड़ी सी रिसोर्सेज की बात कर लेंगे। देखिए NCERT तो आपको पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए गोची लियोंग की बुक है, बहुत ज़्यादा नाम है इस बुक का, तो अगर पढ़ना चाहें तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल इकोनॉमी, ठीक है, ये बुक आपको पढ़नी। ये 2 बुक तो मेरे ख्याल से पढ़नी ही चाहिए, मस्ट रीड है। ठीक है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इन 2 बुक्स को पढ़ के। देन जो ये तो NCERT की बुक है, बाकी कई सारे ऑथर हैं जो स्पेसिफिकली बुक निकालते हैं, जैसे माजिद हुसैन का बहुत नाम है, तो इनकी 2 बुक आती हैं, एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एक आती है इनकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये दोनों बुक अगर आप कोई कर लेता, तो फिर उस केस में आप क्या करिए, NCERT आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका 90% काम जो है हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे माजिद हुसैन की जो बुक्स हैं वो काफ़ी मोटी हैं, और हो सकता है उसको देखते ही थोड़ा सा अनकम्फर्ट या अनईजीनेस महसूस हो। तो इसलिए NCERT की बुक पढ़िए, तो पतली भी हैं, कंसाइज भी हैं, और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, एक ये बुक है। इसके अलावा खुल्लर की बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, फिजिकल ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। इस बुक को करेंगे तो आप ये समझ लीजिए, ये कहा जाता है कि NCERT की बुक आप कर लीजिए और ये DS खुल्लर की बुक कर लीजिए, तो आपको कोई और बुक नहीं चाहिए। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी में करने के लिए हो जाएगा आपका सब पोर्शन। ठीक, तो अब इसमें डिपेंड करता है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमेशा ऑप्शन आपके पास जो है कई सारे होते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि क्या बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि हर पैटर्न हर स्टूडेंट को सूट नहीं करता है। किसी को कोई पैटर्न सूट करता है, किसी को कोई पैटर्न सूट करता है, इसीलिए मैंने सब ऑप्शन जो भी अवेलेबल हैं वो लिख दी हैं। महेश कुमार बरनवाल की बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, ये भी बहुत फेमस बुक है, और चूँकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत दी हुई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप्ड बुक है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी भी दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही कई कोचिंग वाले, पहले ALS एक कोचिंग है, उसकी भी ऐसे ही ज्योग्राफी की एक बुक आती थी। ठीक है, तो उसमें भी वो भी बुक, अब पता नहीं अभी आती है कि नहीं, वो भी बुक काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे भी सब पोर्शन दिया हुआ था। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी कवर किया हुआ था, फिजिकल ज्योग्राफी भी कवर किया हुआ था, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। यही 3 है अपना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल और वर्ल्ड। ठीक है, यही 3 है, तो वहाँ पे भी कवर किया था। पर ये बुक आप ये समझिए, ये बुक मेनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, आप मेन से रिलेटेड कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जैसे माइग्रेशन का पोर्शन है वो सब यहाँ पे नहीं मिलता ज़्यादा, मिलेगा पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, माइग्रेशन का पोर्शन है, रूरल सेटलमेंट का पोर्शन है, टॉपिक सब कवर होते हैं इन सब बुक्स में, लेकिन बस ये होता है थोड़ा डिटेलिंग कम रहती है। ठीक है, तो ये बुक अच्छी है उस हिसाब से। देन किसी कोचिंग के अगर नोट्स हैं तो फिर आपको सिर्फ NCERT चाहिए, ये फिजिकल ज्योग्राफी की और ह्यूमन ज्योग्राफी की, ये 2 NCERT रखिए। और आपके PMF IAS के नोट्स हैं, या विज़न के नोट्स हैं, या किसी भी कोचिंग के नोट्स अगर आपके पास हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ NCERT कवर करिए, वो नोट्स कवर करिए। ये प्रीलिम्स के लिए बुक्स लिख दी हैं, ये बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 रीड इसको कर लीजिए, ये नेट पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, 1 रीड आप कर लेंगे तो आपको एक जो बेसिक आइडिया है वो लग जाएगा। और स्टार्टिंग जब भी करें तो ये ये ज्योग्राफी NCERT 6 से करें, द अर्थ और हैबिटेट से स्टार्ट करें, और ये 4-5 बुक, और पतली पतली बुक हैं, बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली पतली। तो ऑनलाइन भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन है टॉपिक का। अब इस बार से या लास्ट ईयर जो पैटर्न था, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए वो टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए। आप यकीन मानिए उसमें से 95% फंस जाएगा। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो आपका अर्थक्वेक है, सुनामी है,
साइक्लोन है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है, एक क्वेश्चन वहाँ से हो गया, एक क्वेश्चन आपका माइग्रेशन से आएगा ही आएगा, वहाँ हो गया, एक क्वेश्चन आपका रूरल सेटलमेंट से आएगा, जहाँ पे रूरल सेटलमेंट है या अर्बन सेटलमेंट है, वहीं से जुड़ा पॉइंट स्लम का भी आता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब ऐसे पोर्शन है, छोटे छोटे पोर्शन है, और यहाँ से वन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना है मेंस में। ठीक है, तो इसलिए इन जो सेक्शंस हैं उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर और डिटेलिंग में मैं बताऊंगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पर हमने पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं उनको ज़रूर कवर कर लीजिए। ठीक है, अगर इनको आप कवर कर लेंगे तो आपका मोस्टली सिलेबस मेंस के लिए कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स भी यही पोर्शन आपको कवर करना है, बस ध्यान ये रखना है यूपी के लिए कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, साइक्लोन आया तो कौन सा साइक्लोन कहाँ आ गया, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कॉस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो प्रीलिम्स में जनरली आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चेक होती है यूपी में, तो उससे जुड़े हुए चीज़ों को आपको करने के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए कोई बुक, जैसे अगर नोट्स और एनसीईआरटी हैं तो उससे हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप एमसीक्यू लगाएंगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा। अगर कुछ आप और एक्स्ट्रा चाहते हैं, कोई बुक अगर चाहिए तो फिर बरनवाल की बुक लीजिए, उससे प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी डेटा आता है आपका वहाँ पे सब कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब वो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बुक, क्योंकि कोचिंग के नोट्स क्या होते हैं जनरली वो मेंस के हिसाब से लिखे होते हैं, उसमें बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो यहाँ पे पूछी जाती हैं। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो ये वाला हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।